हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट लेना है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत फेमस टॉपिक है और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे आज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये बेसिकली रेशो होती है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की। यानी Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अब कोई भी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होती, वही वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली होगी जो एट इक्विलिब्रियम होगी। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो वैल्यू होती है वही केसी कहलाती है। बाकी इक्विलिब्रियम से पहले जो वैल्यू आपको मिल रही होती है या बाद में मिल रही होती है वो क्यूसी होती है। ये आगे मैं डिफरेंस भी बता दूंगा इसका। इसके बाद हम बात करें यूनिट्स की, इसके केसी के यूनिट्स की। तो देखिए दो आपके पास इसके वो पॉइंट्स बन सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो जो केसी होगा हैज नो यूनिट, इसके कोई यूनिट नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, केसी का कोई ना कोई यूनिट होगा। ठीक है जी। तो आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ही पहले पूछ लेता हूं कि ये आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसके आपने यूनिट्स बताने हैं कि क्या हो सकते हैं। ए ऑप्शन है Kc इज इक्वल टू, या Kc एक्सप्रेशन इसका लिख लें, ये बेटर रहेगा। सी ऑप्शन है आपके पास। जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी, ए ऑप्शन ठीक बता रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि एक बात याद रख लें, जो आपके पास सिस्टम में सॉलिड चीज हो और सिस्टम में आपके पास लिक्विड हो, प्योर लिक्विड हो, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती, वो वेरी नहीं करती। इसलिए इनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी ले लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही गैस बचती है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, वेरी कर जाती है। तो हम CO2 को लिखते हैं। बाकी जो सॉलिड होगा या गैस होगी, जो लिक्विड होगा, उसके मोल्स हम नहीं लिखते, या आप कह लें कि उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स हम नहीं लिखते, उनको हम यूनिटी मान लेते हैं। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक हो गया? हाँ जी। ये सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का मसला आ जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से ये जो सॉलिड होता है और लिक्विड, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। आप लोगों को वैसे ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि बहुत ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे बता देता हूँ कि क्यों नहीं चेंज होती। ठीक है। तो ये तो यूनिट्स लिखने का एक मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट्स किस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन नहीं लिखनी, बाकी सब जायज है। इसके बाद आपके पास आ जाता है रिलेशन बिटवीन
केसी एंड केपी, केसी और केपी के दरमियान क्या रिलेशन है। देखिए जो केपी होता है ये गैसियस रिएक्शन के लिए आप लिखते हैं, और जो केसी होता है ये आप मतलब दोनों के लिए लिख देते हैं, गैसियस और जो मिक्सचर होता है उनके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ये दोनों के लिए यूज हो जाता है। अब इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होता है केसी और केपी के दरमियान, तो वो रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। एक्चुअल में इसकी एक डेरिवेशन है छोटी सी, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, वो आपको बुक्स में मिल जाएगी डेरिवेशन जो है। और इसका एंड रिजल्ट जो होता है वो ये होता है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। यहाँ पे जो डेल्टा एन है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये गैसियस प्रोडक्ट्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो भी कौन से, गैसियस रिएक्टेंट, ये उनकी बात हम करेंगे, याद रखिएगा। प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है। अब यहां से हम तीन चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर वन, कि अगर डेल्टा एन जो है वो जीरो हो तब क्या होगा। देखिए ये जीरो हो जाए अगर, तो ये पावर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पावर है तो ये वन हो जाएगा आंसर, क्योंकि किसी की पावर जीरो हो तो उसका आंसर वन होता है। तो फिर केपी बराबर हो जाएगा केसी के। केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेल्टा एन नंबर ऑफ ये प्रोडक्ट्स के मोल और माइनस रिएक्टेंट के मोल होते हैं, अगर मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होगा। तो हम ये भी देख लेते, केपी केसी आर टी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वन वैल्यू है, लेट्स सपोज हम कहते हैं पॉजिटिव वन है। तो अब जरा यहाँ पे गौर करना है, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी। अब यहाँ पर जो आपका केपी है ये कैसे मिल रहा है, ये के सी आर टी के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर आपको केपी मिल रहा है। तो मतलब जो केपी है वो केसी से बड़ा है, और किस फैक्टर से बड़ा है, आर टी के फैक्टर से बड़ा है। तो यहां से हमें एक बात समझ आ गई कि अगर प्रोडक्ट्स के मोल ग्रेटर हैं आपके पास तो केपी बड़ा होगा। अब इसको याद रखने का तरीका बता दूं कि जो केपी है इसके डिस्क्रिप्शन में पी आता है, सबस्क्रिप्ट में पी आता है, तो आप यहां से ये याद रख लें कि पी फॉर प्रोडक्ट्स। तो जब भी बात करेंगे प्रोडक्ट के मोल की, अगर वो ग्रेटर हुए तो केपी ग्रेटर होगा केसी से। और दूसरे की भी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ डेल्टा एन इज नेगेटिव, यानी रिएक्टेंट के मोल ग्रेटर हैं, तो क्या होगा फिर, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर नेगेटिव वन लिख देते हैं चलें। तो ये अब आपको पता है नेगेटिव है, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा आर टी के पी, और के पी मल्टीप्लाई होगा अब आर टी से। तो यहां से आप देख लें कि के सी जो ऑब्टेन हो रहा है वो के पी से मल्टीप्लाई होता है आर टी। तो आर टी फैक्टर ज्यादा होता है इस केस में। ठीक हो गया, जब रिएक्टेंट के मोल नेगेटिव हों। तो यहां से आप ये बात का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मोल नेगेटिव हों तो वो किस तरह से केसी बड़ा होता है। तो ये तीन केस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। नंबर वन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता, मैंने आपको समझाया भी था कि इनिशियल कंसंट्रेशन आप जो मर्जी ले लें, इक्विलिब्रियम जिस रेशो पे आना है उसी पे आएगा। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो दूसरी बात, ये कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट केसी की वैल्यू चेंज नहीं करता, बल्कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के रेट को इंक्रीज करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट।
तो ये कैटलिस्ट का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फिर आ जाता है कि कोई इनर्ट मटेरियल हो, जैसे हीलियम हो गया या नियोन हो गया, तो ये केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करते, इनर्ट मटेरियल हो। अब जो फोर्थ वन है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर ये डिपेंड करता है। अब इसका क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। मिसाल आपको देता हूं कि अगर a प्लस बी है और ये c बना रहा है, तो इसका k क्या होगा? के सी इसका होगा, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। अब आपने गौर करना है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसका के सी क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? जी, एनी वन। इसका के सी क्या हो जाएगा? 1/k हो जाएगा या नहीं होगा? कोई बता सकता है इसका के 1/k होगा या नहीं? जी, समझ आई बात की कैसे मैंने लिखा है? कमेंट में आप, चैट में बताएं, क्योंकि मैंने आपके जो वॉइस है वो बंद कर दी है। ठीक हो गया। तो ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे अभी मैं एग्जांपल भी एक और समझा देता हूँ आपको। N2O2 मेक्स 2NO। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका के है, इसका के सी है के। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अभी इसको भी समझ लेंगे हम। 2NO+2O2 मेक्स 4NO। अब देखे, ये इक्वेशन गौर करें तो इसमें दो नहीं था, कहीं पे ये था। ये प्रोडक्ट में हमने ना इसको लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका केसी कैसे लिखेंगे? इसका के तो ये सिंपल था। अब इसका जो केसी होगा ना, वो ये जो के था इसकी पावर में 2 चला जाएगा, इसकी पावर में 2 चला जाएगा, इसकी पावर में 2 चला जाएगा। कैसे आएगा मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। आपकी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, मसला ही नहीं है ये तो कोई भाई हाथ का खेल है जी। देखें फिर, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। N2O2 मेक्स 2NO, फिर 2N2 प्लस 2O2 मेक्स 4NO। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो पावर में चली जाएगी। कैसे जाएगी अभी देख लेते हैं। अब इक्वेशन 1 है, इसका के लिखता हूं मैं। इसका के आपके पास आएगा NO की पावर 2 और N2 एंड O2। अब इक्वेशन 2 है, उसका हम के लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 ये 1 का था, ये 1 का है, तो 2 का भी लिख लेते हैं हम। 2 का होगा जी के इज इक्वल टू NO2 की पावर 4 और N2 की पावर 2, O2 की पावर 2। अब गौर कीजिएगा, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं इसको। N2O2, आप लोग मुझे चैट में बताइएगा का मसला तो नहीं है। दो ऊपर लिख दिया, अब दो पावर में इसकी सबसे ऊपर लिख दिया। दो इससे मल्टीप्लाई करेगा 4 बन जाएगा, और दो इधर आएगा, दो इधर आएगा, तो वैसे ही हो जाएगा। तो यहां से आपने ये बात देख ली कि ये चीज प्रूव हो गई है कि इसकी जगह पे हम के लिख सकते हैं और के की पावर में ये चला गया, तो ये प्रूव था। ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, इससे मैं एमसीक्यूज वैसे पूछ लेता होता हूँ, तो इसको को अच्छे से करना है आपने। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, आगे एक दो एग्जांपल भी करवाता हूँ, फिर भी आपको समझ आ जाएगी, मुश्किल नहीं है ये चीज। अब इसके बाद है पॉइंट नंबर बी इसी का, कि अगर दो चीजें, दो रिएक्शन है ए बी, इसका के है B/A, और एक और रिएक्शन है
एक्स वाई, और ये इसका K2 हो जाएगा वाई ओवर एक्स। अब दो ये रिएक्शन थे, अगर इन दो रिएक्शंस को आप ऐड करते हैं और ऐड करने से अगर एक नया इक्विलिब्रियम बनता है, लेट्स सपोज ए प्लस एक्स ऐड कर दिया हमने, और एक नया इक्विलिब्रियम अचीव होता है बी प्लस वाई का, तो इसका जो केसी होगा, ये जो नया इक्विलिब्रियम है इसका जो केसी होगा, वो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल होगा, यानी प्रोडक्ट से ऑब्टेन होगा आपको। अब ये प्रूव आपने खुद करना है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं मैं बता देता हूँ। लॉग का कानून है कि दो चीजों को ऐड करें तो वो प्रोडक्ट में चली जाती हैं, तो ये एक तरीकेकार है याद रखने का। अब इसका प्रूव आपने मुझे भेजना है ग्रुप में, मिल जाएगा आपको, नेट से इजीली मिल जाएगा कि अगर दो इक्विलिब्रियम ऐड करने से तीसरा इक्विलिब्रियम मिलता है, तो तीसरे इक्विलिब्रियम का जो तीसरा इक्विलिब्रियम होगा वो पहले दो का जो मल्टीपल होगा, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से हमें वो मिलेगा। और इसी तरह अगर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को माइनस करने से ए एक्स बी माइनस वाई एक नया केसी मिलता है, तो इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इनके डिवीजन के इक्वल होगा, यानी के ए या K1 ओवर K2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको याद रखने का आपको पता है कि दो चीजें माइनस हो रही हैं लॉग के कानून के मुताबिक, तो वो डिवीजन में चली जाती हैं। तो ये एक तरीकेकार था, दो रूल मैंने ये बताए हैं और दोनों का आपने प्रूफ बता देना है मुझे कि सर ये इसका प्रूफ है। आप दो देखे मैंने, एक दो प्रूफ आपको करवाए हैं, ये तो बहुत आसान है। अब ये आप लोगों ने मुझे सेंड कर देने हैं लिख कर एक पेज के ऊपर। अब एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, H2 प्लस I2 मेक्स 2HI। अब आप लोगों ने कमेंट में इसका आंसर बता देना है जल्दी जल्दी से। 49 इसका केसी है। और ये रिएक्शन में अब गौर करना है आपने बस कि किया मैंने क्या है इसमें। I2, अब इसका केसी क्या होगा, ये जो सेकंड रिएक्शन है, फर्स्ट का आपको गिवन है, जल्दी से बता दें सेकंड का केसी क्या होगा। सोचें, दिमाग लड़ाएं और बताएं, कमेंट में ही बता दें, चैट में। जी। 7 7 7, आप लोगों ने एक मिस्टेक कर ली है। 7 आंसर नहीं आता, इसको इन्वर्स तो किया नहीं आप लोगों ने। गौर तो करें ना पहले, कि पहले यहाँ H2 प्लस I2 है, यहाँ पर HI है, तो पहले तो आपको 1/K करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, आप देखें 2 से डिवाइड किया है, तो 1/49 है, 2 से डिवाइड कर दें तो ये पावर में चला जाएगा 2, तो 1 बाई ओवरऑल इसकी पावर में 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया है नीचे वाली इक्वेशन को। तो आपने एक गलती कर दी जस्ट के इसका इन्वर्स नहीं किया, बाकी आपका आंसर ठीक था। इन्वर्स को भी चेक कर लेना है आपने। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखें, दो तरह के हमारे पास रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। अब जो एंडोथर्मिक होता है ये हीट लवर होता है, इसको हीट चाहिए होती है, इसमें जो आप कह लें रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, प्रोडक्ट नहीं बना सकते, इसको बाहर से हीट देनी पड़ती है। तो इसको आप हीट देंगे, ये रिएक्शन मजीद आगे की तरफ जाएगा,
लेकिन एक्सोथर्मिक की बात करें अगर आप, कि सर एक्सोथर्मिक क्या है, अब मैं इनके ग्राफ आपको पहले समझा देता हूँ। साइमल्टेनियसली हम इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं। देखें, अब आपको पता है यहाँ पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। कुदरत का एक रूल है कि हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं एक्सोथर्मिक को, तो इसकी जो एनर्जी है ऑलरेडी हाई है, इसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है। तो हीट फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा? वो हीट जो होगी वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट फिर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करके वापस आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो जिसकी एनर्जी लो है वही हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक हो गया? अच्छा, दोनों एक्सो बन गए हैं जी, गलती से ये। चलें इसको हम रेज करके बना लेते हैं, मैंने नोट नहीं किया। चले, अब ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, जबकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, वो कम है। अब यहाँ पर आपको हीट देनी पड़ेगी, तो हीट आपकी कौन एब्जॉर्ब करेगा? वो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट लेस एनर्जी स्टेट पे प्रेजेंट है। तो ये तो आपको वैसे समझ आ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों स्टूडेंट जो होते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को नहीं समझ पाते। तो याद रखें, जिसकी एनर्जी कम होगी डेफिनेटली वही एब्जॉर्ब करता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक हो गया जी? तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर अगर एंडो होगा तो क्या होगा, एक्सो होगा तो क्या होगा। इसके बाद हम एक ग्राफ इनका वैसे बनता है, लॉग केसी वर्सेस टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे इसको। एक इक्वेशन होती है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और टेम्परेचर का रिलेशन बताती है। अब देखें, अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन तो टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया जी? तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, कि किस तरह से वो इफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन कोशेंट की। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, मजे की बात है, मैंने किसी से अभी तक ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा इंटरव्यू में कि इनमें क्या डिफरेंस है। हालांकि बड़ा बेसिक सवाल है, आता होगा आप लोगों को, उम्मीद है। देखें, बड़ी आसानी से हम इसको समझते हैं। मैं कहता हूं कि ये है आपके पास लाहौर, ठीक है, एक बंदा है मुल्तान, और लाहौर से आगे मैं कहता हूँ इस्लामाबाद है। अब इस बंदे ने जाना है मुल्तान से लाहौर। मैं कहता हूँ मुल्तान से लाहौर का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, और लाहौर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो मैं कहता हूँ 300 किलोमीटर है। हम अंदाजा लगा रहे हैं। देखें, अब ये बंदा बैठ गया बस में, मुल्तान से ये बैठा है बंदा बस में, और ये पूछ रहा है कंडक्टर से बार बार कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने। कंडक्टर से ये 20 मिनट गुजरने के बाद पूछता है कि जी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमने। तो ये कहता है कि अभी हमने 20 किलोमीटर कवर किया है। 40 मिनट गुजरने के बाद ये पूछता है तो कहता है 40 किलोमीटर ट्रेवल किया है। और 100 मिनट के बाद इसने पूछा तो इसने, कंडक्टर ने जवाब दिया कि 100 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है। तो इसको अभी पता है कि मेरी मंजिल अभी आगे है, आने वाली, अभी आया नहीं, 200 किलोमीटर नहीं आया। ठीक है। अब जब इसने पूछा कि 150 मिनट के बाद, तो इसने कहा 150 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इसने पूछा 200 मिनट के बाद, तो इस कंडक्टर ने कहा जी लाहौर आ गया है। अब रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, अब बस जो है
अपनी मंजिल पर पहुंच गई है, अब आगे नहीं जाएगी। 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया 200 मिनट के ऊपर इसने। अब ये जो डिस्टेंस था 200 वाला, ये इक्विलिब्रियम था कि इससे आगे रिएक्शन ने नहीं जाना। ठीक है। अब खुदा ना खास्ता वो बंदा सोया रह जाए, वो बंदा सोया रहा, तो रिएक्शन जो था वो आगे बस चली गई, बस आगे चलेगी। मैं कहता हूँ कि बस ने 210 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया और बंदे को नींद आई कि मैंने तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया है, मैंने तो जाना था लाहौर, तो मैं तो आगे आ गया हूँ। तो फिर क्या करेगा वो? पीछे आएगा, रिएक्शन पीछे को आएगी, बस पीछे को आएगी और वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आएगी। अब देखें, बात समझाने का मकसद क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन हम ले रहे थे या जो डिस्टेंस हम मालूम कर रहे थे बिफोर 200 किलोमीटर, ये जितनी भी वैल्यूज हम ले रहे थे, या आफ्टर 200 किलोमीटर की जितनी भी वैल्यूज हम ले रहे थे, वो क्यूसी थी। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर वैल्यू होगी, 200 पर जो वैल्यू होगी, वो केसी होगी। तो हम कह सकते हैं कि बिफोर इक्विलिब्रियम or after equilibrium the value we take is QC and at equilibrium जो वैल्यू हम लेते हैं वो KC होती है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप पता है क्या होता है, आपने रिएक्शन लगा दिया होता है, आप रिएक्शन लगा देते हैं और आप नोट करते रहते हैं कि वैल्यू 5 मिनट बाद देखा आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, उनका आप ले लेते हैं क्यूसी। फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, इस तरह से आप नोट करते रहते हैं। तो ये वैल्यूज आप नोट करते रहते हैं, तब तक नोट करते रहते हैं जब तक के केसी नहीं आ जाता। और एक वक्त आता है केसी से अगर वैल्यू बढ़ जाए तो फिर रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये आगे इसकी 3 केसेस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम से वैल्यू पहले वाली है या बाद वाली है, वो तो है क्यूसी, और जो एट इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो केसी होती है। किसी को नहीं समझ आई तो बताएं जी। यहां तक किसी को बात समझ नहीं आई तो वो बताएं चैट में। ठीक हो गया जी, तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन। अभी मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बात की है और क्या कर रहा था मैं बात। कि अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो अभी, यानी उसने 200 किलोमीटर कवर नहीं किया, और केसी की वैल्यू ज्यादा हो, तो अभी बस आगे की तरफ जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। जो बात मैंने आपको एक ही एग्जांपल से समझा दी है सारी चीजें। और अगर क्यूसी बढ़ गया है, अब बंदा सोया रहा था, तो बस पीछे को जाएगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर क्यूसी इक्वल हो जाए केसी के, तो हम कहेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। उस बंदे ने अपना जो डिस्टेंस था वो ट्रेवल कर लिया है। तो ये डायरेक्शन की बात होगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी यही होता है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत कम आ रही है, देखिए बहुत वेरी लेस आ रही है, वेरी लेस का मतलब ये है कि रिएक्शन, अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से भी। केसी होता क्या है? केसी होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब बात को समझिएगा कि ये ए है, ये बी है, इसकी कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर 4 और इसकी है 2। तो अब केसी इनका क्या निकल कर आएगा वो देखते हैं हम। 2/4, आंसर विल बी 1/2, और ये होता है 0.5। अब यहां से ना, केसी अगर 1 से छोटा हो, तो मेरी बात याद रख लीजिएगा। अभी देखें, आप गौर कर लें, आपको इधर से भी पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट अभी भी ज्यादा है और प्रोडक्ट अभी भी कम है। तो इट मींस केसी अगर 1 से छोटा है तो वो रिएक्शन बैड होता है, बैड रिएक्शन होता है, पुअर रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट मोर स्टेबल होते हैं उसके केस में, प्रोडक्ट लेस स्टेबल होते हैं। और दूसरी बात,
अगर केसी 1 से ग्रेटर है तो इट मींस यहां पर ये 2 होगा और यहां पर 4 होगा। मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है और रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, तो रिएक्शन गुड होता है, अच्छा रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अच्छा होता है उसमें। और दूसरी बात, प्रोडक्ट यहाँ पर मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो ये बात थी क्वोशंट की और केसी की, हमने कर ली बात। इसके बाद एक एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं हम, कि डिफरेंट जो रिएक्शन है उनके लिए केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिसोसिएशन ऑफ PCl5, PCl5 की डिसोसिएशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। देखें, PCl5 डिसोसिएट होता है PCl3 में प्लस Cl2 में। अब बात करते हैं हम, अगर हम बात करें कि इनिशियल इनिशियल मोल्स कितने हैं। अब मोल की बात कर रहा हूं, गौर से समझिएगा, इनिशियल मोल। तो मैं कहता हूं इसके इनिशियल मोल है A। और आपको पता है जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या खाक बनने हैं, तो ये 0 0 होंगे। और मैं अगर बात करूं इनिशियल कंसंट्रेशन, अब मोल थे पहले, मैंने लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो कंसंट्रेशन होती है। तो ए को हम वी से डिवाइड कर देते हैं, A/V। अब ये तो 0 0 ही है क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियल की बात हो रही है। हम बात करते इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की, कि सर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी। आपको एक बात पता है कि इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट में सब्सटेंस जो होगी वो कम हुई होगी। तो ए में से कुछ ना कुछ अमाउंट कम हुई होगी। एक्स जो है ये बताता है कि प्रोडक्ट कितने बने हैं और वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है हमने। तो एक्स अमाउंट में ये PCl3 बनेगा और एक्स अमाउंट में ही Cl2 बनेगा। अब इनका आप केसी लिख दें, केसी इज इक्वल टू एक्स X/V, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा X/V। और रिएक्टेंट क्या है, ये आपके पास A-X/V। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये एक V तो इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचता है मैं बता देता हूँ आपको। KC इज इक्वल टू X/V A-X। अब यहाँ पर ना एक चीज नोट कर लें, ये X है प्रोडक्ट और A जो होता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और X ये भी प्रोडक्ट है और V इज अ वॉल्यूम, V वॉल्यूम है। यहाँ पर आपको एक बात पता चल जानी चाहिए कि केसी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है और केसी और प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन है, कि यानी जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा केसी की वैल्यू। और वॉल्यूम का यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है और क्या नहीं इफेक्ट होता। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से बाकी रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आपको दे सकते हैं वो। ठीक है, X/V नहीं आना ऊपर, X/V कैसे। देखें वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, जो सारी कैलकुलेशन थी वो आप लोग देख लीजिएगा करके, बहुत आसान है, उसी में ही है ये। ठीक है, इसी तरह कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि जिसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें, तो फिर आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होती है, देखें इसको समझाता हूं कि आपके पास थे 100 मॉलिक्यूल। अब 100 मॉलिक्यूल थे तो मैं कहता हूं कि इन 100 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में गए, तो उसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मोल, फ्रॉम 1 मोल।
यानी आपके पास 1 मोल सब्सटेंस थी, उस 1 मोल सब्सटेंस के कितने मोल डिसोसिएट होते हैं प्रोडक्ट बनाने में या प्रोडक्ट बनते हैं, उसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। मिसाल दे देते हैं आपको, PCl5। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1 मोल थी, इसकी 0 0। हम कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम इसका 0.4 मोल डिसोसिएट कर गया, 0.4 प्रोडक्ट बन रहा है, 0.4 प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको अल्फा से डोनेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो वो कितने हैं? 0.4। और टोटल मोल कितने हैं? 1। तो 1 में से जितने मोल डिसोसिएट करते हैं वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। कि 1 मोल सब्सटेंस है, उसमें से कितने मोल डिसोसिएट करके प्रोडक्ट में जाते हैं, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। तो ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम इसको देखते हैं।